हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी पटवारी परीक्षा, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी परीक्षा एवं वन रक्षक परीक्षा और साथ ही आबकारी आरक्षक की परीक्षा जो होने वाली है उसमें जो सामान्य विज्ञान पूछने वाले हैं उससे काम आएगा। इससे पहले 3 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना रहती है। रिपीट बिल्कुल है। रस धानियाँ रिक्त स्थान तरल से भरी हुई कोशिकाएं हैं। रसधानियाँ किससे भरी हुई होती हैं? जो रसधानियाँ होती हैं वो किससे भरी हुई होती हैं? तो वो कोशिका रस से भरी होती है। जो कोशिका रस होता है वो किस में भरा होता है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो वो रसधानियों में भरा होता है। किस? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें संग्रहित करते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, आपने सुना ही होगा, जो प्लास्टर वगैरह चढ़ाते हैं उससे, तो उसको कहाँ पे रखा जाता है, कहाँ संग्रहित किया जाता है, कहाँ रखा जाता है उसको? तो उसको रखा जाता है नमी रोधी पात्र में। कहाँ रखा जाता है? नमी रोधी पात्र, मतलब जहाँ नमी नहीं मिले। अगर नमी मिलेगी तो वो जम जाएगा, इसलिए उसको नमी रोधी पात्र में रखते हैं। कहाँ पे रखना पड़ता है? नमी रोधी पात्र में, ताकि वो जम ना जाए, वरना वो कठोर हो जाएगा, उसका फिर उपयोग नहीं कर पाएंगे। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक लोलक 8 सेकंड में 60 बार दोलन करता है। जो सरल लोलक आपने पढ़े ही होंगे, है ना, ये ऐसा बांध देते हैं और फिर ऐसे लटकता रहता है, वो इधर भी जाता है इधर भी जाता है। यहाँ पे तो अपनी कोई भी कड़ा वगैरह या दीवार मान लेते हैं, तो ये यहाँ तक जाता है, इधर यहाँ तक जाता है, ऐसे, है ना, इधर से इधर पूरा घूमता है ना। तो एक लोलक 8 सेकंड में 60 बार दोलन करता है। ये 8 सेकंड में कितनी बार दोलन कर लेता है? 60 बार। तो इसकी अवधि क्या है? तो इसकी हमको क्या निकालनी है? अवधि निकालनी है। मतलब हमको ये निकालना है कि 8 सेकंड में 60 बार करता है ना। तो इसके लिए हम करेंगे 8 में भाग दे देंगे किसका? 60 का। किसका भाग दे देंगे? 8 में 60 का भाग दे देंगे, क्योंकि 8 सेकंड में 60 बार कर रहा ना वो, है ना। तो एक बार कितने सेकंड में करेगा ये हमको निकालना है। उसकी अवधि निकालना मतलब क्या? एक बार कितने सेकंड्स में वो करेगा। तो इसको हम भाग दे देंगे, यहाँ 4 से भाग दे दो, 4 दूना 8, यहाँ 4 से दे दो, 15 चौक 60। ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे? अब हम करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? 2/15 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम भाग देंगे 15 से, तो 15 से भाग देंगे हम इसको, तो भाग पहले तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 छोटा होता है 15 से, तो भाग नहीं जाएगा। ठीक है। तो हमने लगा दिया दशमलव। क्या लगा दिया? दशमलव लगा दिया। अब हम इसके पीछे 0 लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 20 हो जाएगा। तो 15 का एक बार पहाड़ा बोलेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है। फिर कितना बचेगा अपने पास? 15 चला गया, 20 में से कितना बचा? 5 बचा। ठीक है। तो 5 बचा। अब हम इसके पीछे लगाएंगे 0, तो 15 तिया 45। ठीक है, 15 तिया 45। और फिर कितना बचा? 5 बचा। तो ये तो क्रम चलता ही रहेगा, क्योंकि फिर 50 आ गया, तो ये 3 3 3 चलता ही रहेगा। ठीक है। तो अपना उत्तर तो वैसे हमको मिल ही गया, 0.13 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन निम्न के लिए उत्तरदायी होता है। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है ना। प्रकाश के अपवर्तन से क्या घटना होती है? तो जो तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, जब आकाश से तारों से जो लाइट निकलती है तो वायु की विभिन्न परतों से होकर आती है। तो वायु की परतों से क्या हो जाता है? प्रकाश कभी इधर पर अपवर्तन हो जाता है, कि इधर इधर अपवर्तन हो जाता है। ऐसे करते करते वो हमारी आंख तक पहुंचता है, तो उसकी वजह से हमको टिमटिमाता दिखता है। बल्कि तारे का कोई टिमटिमाता नहीं है, उसका तो एक फिक्स प्रकाश होता है। लेकिन हमको वायु की परतों के कारण, और जो वायु की परतों से क्या होता है, उस प्रकाश का क्या होता है, यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है उसका क्या होता है? अपवर्तन होता है। इसलिए हमको तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखते हैं। समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में तेल के कुएं यहाँ पाए जाते हैं। जो तेल के कुएं हैं वो भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। जो तेल के कुएं हैं, तो इन चारों में से आपका सही आंसर है असम। जो असम है हमारा स्टेट है, जो भारत का असम, वहाँ पे तेल के कुएं पाए जाते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन तो एक तरह से आपका जीके का भी हो गया और साइंस का भी हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्हित कीजिए। उत्पादक कौन से होते हैं? ठीक है। तो ये घास है ना, घास ही उत्पादक है। बाकी जीवाणु क्या करते हैं? वो किसी जानवर से खाते हैं। तो ये तो सारे उपभोक्ता हो गए ना। जीवाणु उपभोक्ता हो गया, मशरूम उपभोक्ता हो गया, टिड्डा भी आपका होता है, वो भी क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। लेकिन उत्पादक कौन है? घास है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस एक कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। जो अनाज गेहूं वगैरह हम स्टोर करते हैं तो उसको ये प्रभावित करता है, खराब करता है। उस एक कवक का नाम क्या है? तो एस्परगिलम्स। क्या नाम है? एस्परगिलम्स। इसको हमको याद रखना है क्योंकि इसका तो कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो एस्परगिलम्स जो होता है वो आपका जो अनाज होता है भंडारित उसको प्रभावित करता है। ठीक है, एस्परगिलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेता है। किस कारण से 2 महीने में उसका भार डबल हो जाता है? जितना पैदा होता है उससे कितना कर लेता है? 2 महीने में वो डबल कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी शरीर में जो कोशिकाएं होती है ना उनमें तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, जो शरीर की कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होते हैं, उनका बहुत शीघ्रता से उनका क्या होता है? विकास होता है। इसलिए 2 माह में उसका वजन कितना हो जाता है? जितना पैदा होता है उसका डबल हो जाता है। लगभग की बात है, बिल्कुल ऐसा ही नहीं कि डबल ही हो जाए, किसी का थोड़ा ज़्यादा हो जाए, किसी का कम भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण निम्न में से बना होता है। जो पौधे होते हैं हमारे, उनका सबसे बाह्य का आवरण, जो बाहर का जो हमको दिखता है, वो किससे बना होता है? ठीक है, तो वो बना होता है आपका त्वचीय ऊतक से। किससे बना होता है? त्वचीय ऊतक से। किससे बना होता है? त्वचीय जो ऊतक होते हैं उनसे जो सबसे बाहर का आवरण होता है, सभी भागों की बात हो रही है ना, तना, पत्तियां वगैरह, शाखाएं, जो सब है उनका बाह्य का जो भाग होता है ना, तो अपने त्वचा होती है तो उससे याद रख लो भाई, त्वचीय ऊतक है ना, अपनी भी तो त्वचा होती है ना बाहर इंसानों में, तो उस हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मृदा की तैयारी करने के उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। जो मृदा की तैयारी कर लेते हैं ना, मिट्टी को हम तैयार कर लेते हैं भाई, बढ़िया से साफ सफाई कर लेते हैं, उसकी जुताई वगैरह कर देते हैं, मतलब मृदा की क्या हो गई? अपनी तैयारी हो गई। उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद तो बुआई करेंगे ना, बीज बोएंगे, है ना, तभी तो फसल तैयार होगी। तो मृदा की तैयारी मतलब कंप्लीट तैयारी हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं? तो भाई बुआई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्लास्टिक की थैलियों को ना कहें और कपड़े के बैगों को हाँ कहें। जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उनको हमको क्या कहना है? ना कहना है। मतलब प्लास्टिक की थैलियाँ हम उपयोग नहीं करें, और कपड़े की थैलियों को हाँ कहें, मतलब उनको हम उपयोग करें। ऐसा हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण है। ठीक है, अजैव निम्नीकरण है, क्योंकि जो प्लास्टिक है ना उसको सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसको अपघटित नहीं कर पाते हैं, जबकि अपना जो कपड़े का होता है उसको तो छोटे जीव क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं, है ना, खराब हो जाता है। आपने देखा है ये कपड़ा तो जल्दी नष्ट हो जाता है ना, बिल्कुल बारीक बारीक हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं, जानवर उसको खत्म कर देते हैं, छोटे छोटे जीव। लेकिन क्या प्लास्टिक को खत्म कर पाते हैं? नहीं कर पाते। इसलिए प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण है, इसलिए हमें प्लास्टिक की थैलियों को ना कहना होगा और कपड़े की थैलियों को क्या कहना होगा? हाँ कहना होगा। मतलब इनको इनका उपयोग करना होगा और प्लास्टिक का उपयोग बंद करना पड़ेगा। एक पादप कोशिका में जीव द्रव्य संकुचन को रिक्त स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो पादप कोशिका होती है ना, पेड़ पौधों की बात हो रही है, जीव द्रव्य का जो ये संकुचन कर लेते हैं, जीव द्रव्य का जो क्या कर लेते हैं, इसको संकुचित कर लेते हैं, तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो ये अति पराशरी माध्यम में, है ना, अति पराशरी माध्यम, जब इसको ज़्यादा मौका मिल जाता है ना, फिर भी ये क्या कर लेता है? कोशिका द्रव्य को क्या कर लेता है? संकुचित कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है? कोशिका द्रव्य को संकुचित कर लेता है। अति पराशरी माध्यम में भी ये कोशिका द्रव्य को क्या कर लेता है? संकुचित कर लेता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज को कहाँ जोड़ा जाता है भाई? जो विद्युत फ्यूज आपने देखा होगा घर में हम लगाते हैं ना, विद्युत फ्यूज, जिससे कि अपने घर में जो उपकरण है, जो लाइट कम ज़्यादा हो जाती है तो उससे अपने उपकरण खराब ना हो और फ्यूज वो फ्यूज तार जो हो वो फ्यूज हो जाए, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाए। तो उसको कहाँ लगाते हैं हम? विद्युतमय तारों में लगाते हैं भाई। जो हमारे जहाँ लाइट आती है वहीं तो लगाते हैं इसको, तो विद्युतमय तारों के बीच में इसको लगाया जाता है जहाँ से अपने सप्लाई होती है घर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया था। मौसम विभाग ने एक दिन क्या किया कि आने वाले कल को तूफान और बिजली होने वाली है, लेकिन राधा क्या कर रही है? राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती है। राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसको उसके घर वाले सलाह देते हैं कि वो छाते को नहीं ले जाए। ठीक है, तो मौसम विभाग ने एक दिन पहले ये घोषणा की कि
कल भारी तूफान और बिजली आने वाला है। तो राधा जो है अब वो बोल रही है अब आज का दिन आ गया, तो वो ऐसे दिन में जब तूफान और बिजली होने वाली है वो छाता लेकर जाना चाहती हैं। तो उसके घर वाले उसे सलाह दे रहे हैं कि वे ऐसे नहीं ले जाए। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बादलों से विद्युत विसर्जन होगा, बादलों से जब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगा दिया है तो बिजली आएगी, और बिजली आएगी तो वो छाते के धातु भागों तक जा सकती है ना, क्योंकि धातु क्या करती है, विद्युत को आकर्षित करती है। इसलिए अपन जो तड़ित चालक वगैरह भी लगाते हैं तो वो भी तो धातु के बने होते हैं ना। इसलिए उसके घर वाले उसको मना कर रहे हैं कि बादलों से विद्युत विसर्जन आपके छातों तक आ जाएगी तो आपको नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपको छाता नहीं ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारे के आकार की आकृति, एक तारे के आकार की आकृति काली कागज की पट्टी में काटी गई थी। काली कागज की पट्टी में एक कागज लिया काला, उसको काटा गया, जिसका उपयोग डिस्चार्ज किए गए पौधे की पत्ती को ढकने के लिए किया गया, और पौधे की जो पत्ती है उसके ऊपर उसको ढक दिया। जो यह प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश का होना बहुत जरूरी है, बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रयोग के अंत में जब पत्ती को आयोडीन द्वारा स्टार्च के लिए परीक्षण किया गया था तो पत्ती में तारे की आकृति ऐसी पाई गई। क्या किया गया? पहले एक पत्ती के ऊपर एक स्टार बना के ऐसा एक कागज काटा गया और उसको इस पत्ती के ऊपर यहाँ पे रख दिया गया और सूर्य की लाइट से उसको ढक दिया गया, ठीक है। और फिर क्या किया गया, ये प्रयोग कर लिया इन्होंने। उसके बाद ये जो जगह थी यहाँ पे तारे के नीचे की जगह, जो पत्ती की जगह थी, उस पर इन्होंने क्या किया, आयोडीन का परीक्षण किया। क्या किया? आयोडीन की कुछ बूंदे इस पे डाली, है ना, आयोडीन विलयन की। तो फिर जो पत्ती का जो यहाँ वाला रंग था वो रंग कौन सा होगा, है ना, वो रंग कौन सा होगा ये हमको बताना है। तो वो होगा आपका नीला काला, है ना, जो काला ही होगा, मतलब हल्का हल्का नीला भी होगा, है ना, हल्का नीला और काले कलर में ही वो होगा। नीला काला मिक्स होगा ना, लगभग काले जैसा ही दिखेगा। तो वो यहाँ पे कैसा दिखेगा? बिल्कुल कैसा दिखेगा? वो बिल्कुल काला नीला दिखाई देगा, जो भाग हमने ढका था, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आया थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, फिर से सुन लेना तो समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक परीक्षण होता है, इसमें पता चलता है कि भाई जो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं से समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, आप लाइक बहुत ही कम कर रहे हैं। और वीडियो को शेयर करना यदि आप अपने मित्रों को इसको शेयर करना चाहते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना जिससे ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।